नमस्कार, आपका बेहद स्वागत है हमारे खास बुलेटिन पब्लिक की खबर में। और सबसे पहले पब्लिक की खबर पब्लिक यानी कि हम और पब्लिक की यानी कि आप। पब्लिक यानी वो आम आदमी जो रोजमर्रा की तमाम परेशानियों के बीच पूरे जज्बे के साथ जीता है। इस खास कार्यक्रम में हम उसी आम आदमी की बात करेंगे। हम बात करेंगे आम आदमी से जुड़ी हर उस खबर की जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, फिर चाहे वो उसकी बुनियादी जरूरतें हो या फिर उसकी जिंदगी के जो तमाम आसपास की जो बातें हो उसको लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पब्लिक की खबर की। तो पब्लिक की खबर में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया, जहां राजधानी भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे बाजार खुले रहेंगे। 24 घंटे ये बाजार खुले रहने वाले हैं, जिसमें मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और उसके साथ ही रिसोर्ट, ऑफिस, दुकानें, आईटी सेक्टर, बिजनेस सेंटर भी खुले रहेंगे। राज्य सरकार ने गुरुवार को ये मंजूरी दी, जहां 3 से 4 दिनों में ये अधिसूचना जारी हो सकती है। तो देखिए, एक बड़ा फैसला लिया, जहां पर श्रम विभाग की ओर से ये जो पूरा प्रोजेक्ट था वो सामने पेश किया गया था राज्य सरकार के सामने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने, और उसके बाद इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। और इसी के तहत तमाम जो मध्य प्रदेश के शहर है वहां पर अब 24 घंटे बाजार खुले रहने वाले हैं। इसमें मॉल, रेस्टोरेंट और होटल, रिसोर्ट, ऑफिस, दुकानें, आईटी सेक्टर, बिजनेस सेंटर, ये तमाम जो है वो खुले रहेंगे। और इससे कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है उसमें तो मजबूती मिलेगी ही, साथ ही राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होने वाली है। और इसी को लेकर तमाम जो व्यवस्था है वो अब करनी शुरू की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से दुरुस्त की गई है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। क्या सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से इंतजाम प्रशासन के स्तर पर किए जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे यहां पर मॉल और बाजार खुले रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, वो भी खुले रहेंगे। ऐसे में सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चुनौती नजर आ सकती है। तो अब मध्य प्रदेश सरकार के फैसले के बाद बंसल न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और सरकार के फैसले को लेकर लोगों से बात की। लोगों ने क्या कुछ कहा इस फैसले को लेकर, वो भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी अब 24 घंटे मॉल, रेस्टोरेंट्स, दुकानें, इंडस्ट्रीज ये सारे खुलने का प्रस्ताव भी जारी हो सकता है 2 दिन से। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने की बातचीत है। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा भी हैं, हम पहुँचे हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। नहीं, अच्छा है, इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और दूसरा सब लोगों को सुविधा होगी। लोग बाहर से भी आते हैं। अभी क्या अपना एमपी जो है डेवलप कर रहा है बहुत ज़्यादा, उसमें ग्रोथ हो रही है। अभी सरकार भी बढ़िया चल रही है, तो उसमें क्या है, सारी चीज़ें बढ़िया होंगी, ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन साथ ही साथ में उसको जो है गवर्नमेंट को साथ में जो डिसिप्लिन है उसको भी एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा। लोग मोस्टली बाहर से आते हैं घूमने के लिए, बट क्या होता है ना, मार्केट बंद हो जाता है रात में। बट ना जो मोस्टली होते हैं उनको अच्छा लगता है कि वो रात में घूमें। तो जो रात में घूमेंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो लोग रात में घूमेंगे, उनको सारा मार्केट खुला हुआ दिखेगा। क्योंकि दिन के टाइम पे ना, इस टाइम तो गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में लोग घूमना पसंद करते नहीं हैं, सब रात में जाना पसंद करते हैं। और उनके लिए अच्छा है जो मतलब स्टूडेंट होके साथ में रोजगार करना चाहते हैं, तो वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं रात में, और उनको कम टाइम के लिए जॉब मिल सकती है, उनको लिए अपॉर्चुनिटी है ये। मैम, आप लोग भी रहती हैं, दिन भर घर में खाना बनाती हैं, शाम में निकलना होता है, अब रात भर शहर खुलेगा 24 घंटे 7 दिन। हाँ, तो रात में अच्छा शॉपिंग कर सकते हैं। हस्बैंड भी साथ में आएंगे शॉपिंग करने रात में। तो आप भी सर रात में, दिन भर अपन लोग काम करने जाते हैं, कहीं बाहर से निकलते हैं, अब शहर में एक ऐसा प्रस्ताव आने जा रहा है जो कि रात भर शहर खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स, खाने पीने भी जा सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी पहल है ये, और अच्छा है ये, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ज़रूरी है ये, तो अच्छा है, भोपाल का भी नाम बढ़ेगा इससे। अब शहर रात भर खुलेगा, भोपाल रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, मॉल्स खुलेंगे, उसको लेके क्या कहोगे? आई एम वेरी हैप्पी। अगर खुलेगा ये, हमारा देश भी, हमारा स्टेट भी अब बम्बई और दिल्ली जैसा होगा, तो खुशी है इस बात की। बट इस बात का दुख भी है कि अपने यहाँ क्राइम रेट बहुत बढ़ रहे हैं, जो क्राइम रेट कम होनी चाहिए, और फीमेल्स का सेफ्टी होनी चाहिए, गर्ल्स का, तो इस चीज़ में भी हमें ध्यान देना चाहिए। 7 स्टेट में मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल हो जाएगा, जो कि 2 दिन बाद अगर नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसके बाद से मध्य प्रदेश में 24 घंटे और 7 दिन आईटी सेक्टर्स, मॉल्स, इंडस्ट्रीज ये सारी चीज़ें खुली जाएंगी। कैमरामैन रणवीर सिंह के साथ मयंक दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।
तो एक और राज्य सरकार 24 घंटे बाजार खोलने की बात कर रही है, तो वहीं अगर इंदौर की बात कर ली जाए तो इंदौर में नाइट कल्चर पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। नाइट कल्चर की आड़ में रेव पार्टियों का चलन बढ़ गया है, जिसकी वजह से यंगस्टर नशे की गिरफ्त में है। अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का खौफ नहीं है? देखिए इस रिपोर्ट में। नाइट कल्चर पर लगेगी लगाम, राला मंडल रेव पार्टी से उठे सवाल, सख्ती के मूड में इंदौर पुलिस, जनप्रतिनिधियों ने भी मिलाए सुर। तड़क भड़क और धूम धड़ाका किसे पसंद नहीं। यूथ तो ऐसे मामलों में सबसे आगे रहता है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत से जब पर्दा उठता है तो सवाल भी खड़े होते हैं। इंदौर की इकोनॉमी को बूस्टअप मिले, इस सोच के साथ नाइट कल्चर की शुरुआत हुई। शहर को 24 घंटे ओपन रखने के साथ मेट्रो सिटी की तरह एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद पब कल्चर और रेव पार्टियों का दौर चल पड़ा। लेकिन शहर के पास राला मंडल क्षेत्र में रेव पार्टी में नशे में धुत युवाओं के पकड़े जाने के बाद नाइट कल्चर फिर सवालों में है। पुलिस अब ऐसे मामलों में सख्ती के मूड में है। कमिश्नर सर और डीसीपी जोन 1 विनोद कुमार मीणा सर ने स्पष्ट निर्देश दिया है और यहाँ पर नया सवेरा प्रोग्राम के माध्यम से नशे की रोकथाम के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हम सभी लोग रैंडम इस प्रकार की दबिश देते रहेंगे और इस प्रकार से सिविल ड्रेस पहनकर, हो सकता है जो भी पार्टी आयोजित कर रहे हैं उन सभी लोगों को हिदायत है कि हो सकता है कि आपके इन्वाइटीज पुलिस भी हो सकते हैं और आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए आपकी पार्टी में शामिल होने आ सकते हैं। इंदौर के जनप्रतिनिधि भी मानते हैं कि रेव पार्टी कल्चर युवाओं के लिए ठीक नहीं है, इन पर लगाम लगाने की जरूरत है। सामान्यतः जिन लोगों के पास से पुड़िया जो पकड़ाती है वो जमानत पे थाने से ही छूट जाते हैं, तो ऐसे लोग थाने से न छूटें, क्योंकि आज पकड़ा और कल जब छूट जाते हैं तो बाकी लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस कानून में परिवर्तन किया जाए, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और पब्स के, होटल्स के जो टाइम का रेगुलेशन है उसकी मॉनिटरिंग भी सख्ती से, और अगर जिसके यहाँ भी ये सब होता हुआ पाया जाए उनका लाइसेंस परमानेंट निरस्त किया जाए। इस मामले में कांग्रेस हमलावर है। उसका कहना है कि कानून व्यवस्था ठप है, युवाओं को जानबूझकर नशे की तरफ धकेला जा रहा है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन पूर्ण रूप से इन पब वालों से, शराब माफियाओं से, इन जो भी हमारे इंदौर के माहौल को खराब कर रहे हैं उन सब लोगों से मिला हुआ है। पुलिस 100% मिली हुई है और पुलिस के संरक्षण में ही ये सारे धंधे फल फूल रहे और पनप रहे हैं। हमारी ये मांगे स्थानीय प्रशासन से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कि इंदौर शहर अच्छा है, अच्छे रहने दो और इस नाइट कल्चर को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे नाइट कल्चर को लेकर। ये पहली बार नहीं है जब इंदौर में नाइट कल्चर सवालों के घेरे में है। शहर के जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी वर्ग भी इसके खिलाफ हैं। अब पुलिस भी कड़ाई के मूड में है। देखना होगा कि ये कड़ाई नाइट कल्चर पर कितनी असरदार होगी। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो पब्लिक की खबर में अब ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जहां पर दीपक हमारे साथ में राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। तो दीपक, सबसे पहली बात कि एक और सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 24 घंटे जो मॉल है, कार्यालय है, वो खुले रहेंगे, लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भी है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। इसको लेकर राज्य सरकार और प्रशासन किस प्रकार से व्यवस्था कर रहा है? जी बता दूं कि करीब पिछले 1 महीने से इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार मंथन कर रही है और ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। इस पूरे ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें खुली रहेगी, रेस्टोरेंट, मॉल, जो अन्य ऐसी चीजें जो कवर्ड कैंपस में अच्छे से चल रही है उसे खोलने को लेकर सरकार फैसला ले रही है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो खुले में जो अच्छे बाजार है उन्हें खोलने को लेकर सरकार का फैसला है। फिलहाल इसमें ये एक बड़ा जरूर लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न पुलिस के लिए उठता है कि यदि पुलिस की बल की कमी एक और देखने को मिलती है और रात भर यदि इस तरीके का कल्चर चलता रहेगा, मार्केट चलते रहते हैं, तो एक बड़ा प्रश्न होगा कि रात में
लड़ाई झगड़े की वारदात या जो लोग शराब का सेवन करते और निकलते हैं वो लड़ाई झगड़े की वारदात को बढ़ावा देते हैं, तो पुलिस के लिए एक नया चैलेंज जरूर रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर पब्लिक जरूर परेशान होते हुए नजर आ सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने जो ड्राफ्ट बनाया है वो कहीं ना कहीं पब्लिक के हित में है, इसीलिए ये कह सकते हैं कि सरकार ने जरूर इस पहलू पर भी ध्यान दिया होगा कि पब्लिक इस कल्चर से परेशान ना हो। देर रात तक मार्केट या 24 घंटे तक मार्केट खुले रहने के कारण, क्योंकि जो इमरजेंसी वाली चीजें हैं, चाहे हम दवाइयों की बात कर ले, मेडिकल की या हॉस्पिटल्स की, वो जरूर 24 घंटे जनता के लिए खुले रहते हैं। या हम बात करें पेट्रोल पंप की, जो लोग भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो जो बुनियादी सुविधाएं वो जरूर खुले रहती है। पर मार्केट बाजार खुलना कितना सही रहेगा, क्योंकि इस समय चोर जो होते हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं, लुटेरे भी सक्रिय होते हैं, और लोग यदि अपने परिवार के साथ इन मार्केट में अनुपमा जाते हैं तो कितना सेफ महसूस करते हैं, ये बड़ा प्रश्न सरकार के लिए रहेगा। इसके अलावा इन चोर बदमाशों पर, नकबजनों पर कैसे पुलिस अंकुश लगाएगी, ये दूसरा प्रश्न बड़ा रहेगा। और तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं किस तरीके से पुलिस संभालेगी। दीपक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार इससे कैसे लड़ती है और लोगों को कैसे सुरक्षा मुहैया करवाती है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां तो सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन कई सारी चुनौतियां हैं, और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर राज्य सरकार और प्रशासन किस प्रकार से व्यवस्था करता है। राजधानी भोपाल की तो बात कर ली, अब इंदौर का रुख कर लेते हैं। इंदौर से पीयूष पारी हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं कि आखिर वहां पर इस नियम को लेकर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। पीयूष, अगर सबसे पहले हम बात करें तो इंदौर, जहां पर नाइट कल्चर लगातार देखने को मिलता है और नाइट कल्चर की वजह से कई सारी आपराधिक घटनाएं भी होती है, अब इस नियम के बाद में क्या नाइट कल्चर पर भी रोक सरकार लगा सकती है, क्योंकि लगातार आपराधिक घटनाएं नाइट कल्चर में ही बढ़ती है और इसी को लेकर कई बार विरोध भी देखने को मिल रहा था। देखिए, बिल्कुल ये समझने वाली बात होगी कि आखिर नाइट कल्चर और नाइट वर्किंग में फर्क क्या है, क्योंकि सरकार की जो कोशिश है वो साफ तौर पर इसी दिशा में है कि अगर 24 घंटे बाजार खुले रहेंगे तो आर्थिक गतिविधियां कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। यानी कि जो लोग रात में काम करना पसंद करते हैं, खासतौर पर आईटी सेक्टर्स में या फिर ऐसी फैक्ट्रियां, कंपनियां जहां पर रात में भी प्रोडक्शन का काम होता है, वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो साफ तौर पर लोग काम कर पाए, इसकी कोशिश नजर आ रही है सरकार के इस फैसले के पीछे। लेकिन अब इसे पब्लिक कैसे लेती है? खासतौर पर हमने देखा कि इंदौर में जब सितंबर 2022 में नाइट कल्चर की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं नाइट कल्चर पर तमाम सवाल खड़े हुए थे, जब आपराधिक प्रवृत्तियां और आपराधिक गतिविधियां बढ़ी थी। और हाल ही में हमने देखा है कि रेव पार्टीज जैसी जो बड़े इस तरीके के आयोजन होते हैं, उसने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नाइट कल्चर को सुरक्षा के जो है वो सवालों के घेरे में खड़ा किया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर नाइट वर्किंग के तौर पर ये जो नियम है इसे सरकार या जिम्मेदार लागू करवा पाए तो ये बेहतर होगा। उसी दिशा में कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सार्थक कदम सरकार की तरफ से नजर भी आएगा। लेकिन कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना नाइट कल्चर, नाइट वर्किंग के दौरान भी एक बड़ी चुनौती है। जी, तो चुनौती कई सारी है, लेकिन यही बात है कि निपटने की क्या तैयारी है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं रीवा की, जहां रीवा के सिमरिया से विधायक अभय मिश्रा कोरेक्स के मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, और अब इस मुद्दे को लेकर उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाने की बात कही है। आपको बता दें कि विधायक का कहना है कि वो कोरेक्स की शीशी लेकर विधानसभा जाएंगे और सबको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि मैं कोरेक्स सिटी से आया हूं। ये बात उन्होंने एडिशनल एसपी अनिल सोनकर की मौजूदगी में तब कही जब वो जिले में बढ़ते नशे को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। विधायक अभय मिश्रा का आरोप है कि रीवा का युवा नशे की गर्त में जा चुका है और ये सब पुलिस के सहयोग से चल रहा है। हालांकि पूरे मामले में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर का कहना है कि कोरेक्स को लेकर इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। नशे में जो पुलिस के अधिकारी लिप्त है, इनको जगाने आए थे, पर ये मानेंगे नहीं। ये इतना पैसा पा रहे हैं दोनों हाथ से, ये बाहर से आए हैं यहाँ पैसा कमाने, इनको क्या फर्क पड़ता है। इनका साफ कहना है कि रीवा के नेता रीवा बेचे दे रहे तो कुछ हमको भी बहती गंगा में हाथ धोने दो, लूटने खसोटने दो। ये लूट खसोट रहे और रीवा की जनता जल रही है। यहाँ की जनरेशन नशे के चपेट में आ चुकी है। एक तरफ उड़ता पंजाब था तो दूसरी तरफ ये बहता हुआ रीवा। अभी आंदोलन को बढ़ाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि रीवा बचाना तो हमारी ड्यूटी है। मैं बोतल लेके खुद ही जाऊंगा विधानसभा में कि लो और कोरेक्स सिटी रीवा, बिल्कुल कोरेक्स सिटी लेकर मैं खुद ही जाऊंगा विधानसभा में कि मैं कोरेक्स सिटी रीवा से आया हूँ। बिल्कुल। दिल्ली के एक बड़े आदमी ने हमसे कहा कि कहाँ से, हमने बताया परिचय हुआ ऐसे कहीं,
ओ कोरेक्ट सिटी, हमने कहा कोरेक्ट सिटी कैसे? बोले हिमाचल में मेरी दवा बनाने की, खांसी बनाने की फैक्ट्री है, हमारा आधा से ज़्यादा माल पूरा कोरे रीवा में निकलता है, रियल पर। ने ये आरोप लगाया है कि लगातार जो है कोरेक्स और दारू की पैकारी चल रही है। इस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। पुलिस का लगातार इस समय अभियान चल रहा है। हमने पिछले वर्ष 2023 में मतलब लगभग करोड़ रुपए के ऊपर की शराब जो है हमने पंजीबद्ध कर किया गया है और इसमें लगभग 1000 से ऊपर प्रकरण जो है पंजीबद्ध किए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, फिलहाल अगर देखा जाए तो एक और विधायक लगातार सवाल उठा रहे हैं प्रशासन पर, क्योंकि उनका कहना है कि रीवा का युवा नशे की गर्त में है। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर यह कहा जा रहा है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में क्या सच और क्या झूठ? जी बिल्कुल अनुपमा, देखिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रीवा जो है वो कोरेक्स के नशे के लिए काफी लंबे समय से जाना जाता रहा है। जी। कोरेक्स का एक ऐसा नशा जो है वो रीवा में लगातार काफी ज्यादा नाम बनाता रहा है। जहां एक तरफ रीवा व्हाइट टाइगर के लिए जाना जाता रहा है, सुंदरजा आम के लिए जाना जाता रहा है, वहीं तीसरी ओर नशे को लेकर के भी रीवा का नाम हमेशा उजागर होता रहा है। ये अभी की बात नहीं है, काफी वर्षों पहले से रीवा का जो युवा है वो नशे में लिप्त रहा है। ऐसे में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा का ये सवाल उठाना कि रीवा का युवा नशे में लिप्त है, ये गलत नहीं होगा, मेरी तरफ से ऐसा मानना है। क्योंकि सिमरिया विधायक अभय मिश्रा का ऐसा कहना है कि वो दोनों हाथों में कोरेक्स शीशियां लेकर के जाएंगे और विधानसभा में लेकर के जाएंगे और खास करके ये बताएंगे कि मैं कोरेक्स सिटी से आया हूँ। खैर, उनके अपने अलग आरोप हैं प्रशासन के ऊपर और बाकी सारी चीजों के ऊपर, उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो उनके खुद के आरोप हैं। पर अगर बात करी जाए नशे की, तो हाँ, ये बात बिल्कुल तरह से सच है। क्योंकि अगर आप कहीं खाली सड़कों पे चले जाते हैं रीवा में, कॉलेज के पीछे मैदानों में चले जाते हैं या कहीं भी सड़क के किनारे, तो आपको कोरेक्स की शीशियां अवश्य मिल जाएंगी। जी। और इस बात पर काफी लंबे समय से कार्यवाही भी चल रही है, पुलिस प्रशासन काम भी कर रहा है, लेकिन रोकथाम जो है इस पर अभी तक नहीं लगाई जा सकी है। जी, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए विधायक नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर लगातार सवाल तो खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये जो कोरेक्स की शीशियां है वो युवाओं तक कैसे पहुंच रही है, इसको लेकर भी जांच की जानी चाहिए। और अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा में किस प्रकार से इस मुद्दे को विधायक जी यहाँ पर निकालते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से राज्य सरकार पर और प्रशासन पर सवाल भी खड़े करते हैं। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं अंबिकापुर की। अंबिकापुर में पुरातात्विक संपदा और ऐतिहासिक धरोहरों में परिपूर्ण सरगुजा जिले का पुरातत्व संग्रहालय इन दिनों अपने अस्तित्व पर आंसू बहा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि शासन की उदासीनता के कारण पुरातत्व संग्रहालय का अस्तित्व संकट में दिख रहा है। दरअसल अंबिकापुर के सरगवा में साल 2013 में जिला पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण करीब 2 करोड़ की लागत से किया गया था। जिला पुरातत्व संग्रहालय निर्माण के पीछे ये मंशा थी कि आसपास के ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर को यहां बेहतर तरीके से सजो कर रखा जाए। जो टॉयलेट के दरवाजे लगे हैं वो कार्टून के लगे हुए थे, दीवालों में दरारें हैं, जो मूर्तियां हैं आधी मूर्तियां तो मेरे को लगता है बेच दी गई हैं। यहाँ पे जो बोर है पिछले 2 महीने से खराब है, इसके बारे में जो है शिकायत भी किया गया, उसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंदर संग्रहालय तो खुली है पर वहाँ बताने वाला कोई आदमी नहीं, और जो भी यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई है या पुरातत्व विभाग द्वारा जो भी संग्रहालय करके यहाँ रखा हुआ है, बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं है। मेरे को लगता है एक बार जिस समय इसका निर्माण हुआ होगा भवन का, उस समय रखाया होगा, उसके बाद उसकी देखरेख नहीं हो पाई है, क्योंकि कई जगह जाले लगे हुए हैं और उन मूर्तियों के बारे में बहुत सारे डिटेल भी लिखा हुआ नहीं है कि ये उसके विषय में जान सके। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता दीपक कश्यप लाइव जुड़ चुके हैं अंबिकापुर से। तो दीपक, अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो पुरातत्व सर्वेक्षण को लेकर लगातार कई सारे प्रयास किए गए, 2 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया, लेकिन फिर भी उसकी ऐसी दुर्दशा क्यों? देखिए, आपको बता दो कि 2013 में सरगुजा संभाग के अंबिकापुर मुख्यालय जो है सरगावा में पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण किया गया है। यहाँ पर इस उद्देश्य से निर्माण किया गया था कि जो सरगुजा संभाग की जो मूर्तियां हैं इन्हें संरक्षित करके संजोया जाएगा और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। निर्माण तो कर दिया गया लेकिन मूर्तियां भी रखी गई, लेकिन अब प्रशासन की उदासीनता की वजह से या जो पुरातत्व की जो मूर्तियां हैं या फिर जो पुरातत्व का जो संग्रहालय है
यह काफी जर्जर हो चुका है। आलम यह है कि जर्जर होने के साथ साथ जो मूर्तियां उस पर धूल खा रही हैं, उसकी जाले लग चुके हैं। कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि प्रशासन की उदासीनता की वजह से ये हालत हुए। आपको बता दूं कि जो जिले के जो कलेक्टर होते हैं वो सीधे सीधे वो उनके अध्यक्ष होते हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में इस प्रकार का जो ये पूरा इनका ये पुरातत्व का जो संग्रहालय वो चलता है। उसके बाद ये जो रायपुर के जो पूरे अधिकारी होते हैं वो सीधे इस तौर पे शामिल रहते हैं। लेकिन यही वजह है कि जिस प्रकार से हालत बनी है कि कलेक्टर जो है जिला प्रशासन इस ओर संज्ञान नहीं लिया है। यही वजह माना जा सकता है कि जो इसकी हालत है ऐसी बनी हुई है। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आरोप भी लग रहे हैं कि जो वहाँ मूर्तियां हैं वह भी गायब हो चुके हैं, जो बिल्डिंग है उस पर दरारें पड़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसमें पूरी तरीके से प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसे संजोने और संवारने की बहुत जरूरत है। इस और जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि 2013 में इसका निर्माण किया गया था और ये प्रोजेक्ट लाया गया था, करीब 10 साल होने पर आ गया और उसी 10 साल के बीच में इस प्रकार की दुर्दशा सवाल तो खड़े करती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस खबर के बाद में प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त होती भी है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं अगली खबर की, जहां पर बदलती जीवन शैली की वजह से लोगों में हार्ट अटैक से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अगर सही समय पर इलाज नहीं मिले तो मौत भी हो सकती है। हार्ट अटैक से मरीजों को बचाने के लिए रायपुर की ट्रैफिक पुलिस ने यंग इंडिया के साथ मिलकर मुहिम शुरू कर दी है। यातायात पुलिस ने सीपीआर के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र शुरू किया है, जिसमें विशेष ट्रैफिक पुलिस के जवानों को सीपीआर और उसके फायदे के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान एएसपी ट्रैफिक के अलावा 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने सीपीआर के गुण सीखे और लोगों की जान बचाने का प्रण भी लिया। जो हमारे इमरजेंसी में हाईवे पेट्रोलिंग है और पेट्रोलिंग के जो लड़के हैं उनको हम लोग सीपीआर का नियमित तौर पे ट्रेनिंग तो कराते ही हैं। ये अभी यंग इंडियंस के पहल पे अंकित और अक्षय जी हैं, उनके द्वारा ये अनुरोध किया गया था कि ऐसा ट्रेनिंग वो जीवीके के जो इंटरप्राइजेज हैं उनके स्टाफ के द्वारा ट्रेनिंग कराएंगे हाई क्वालिटी सीपीआर का। तो वो ट्रेनिंग कराया गया जिसमें हमारे करीब 100 के आसपास जवान उपस्थित थे और उनको सीपीआर देने का ट्रेनिंग कराया गया, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराया गया है। तो ये बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग से निश्चित तौर पर आत्मविश्वास बढ़ेगा जवानों का। हमारी सहयोगी संस्था है यंग इंडियन फाउंडेशन, इनके माध्यम से ट्रेनिंग पूरे देश भर में इस फाउंडेशन के थ्रू ऑर्गेनाइज हो रही है। उसी सिलसिले में मुझे आज मौका मिला ये पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, जिसपे इन्हें हम लोगों ने इमरजेंसी सिचुएशन में खास करके एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है, कैसे लिफ्टिंग करना है। इधर भारत में बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन तबाही मचा सकता है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H9N2 का दूसरा केस कंफर्म कर दिया है। पश्चिम बंगाल में एक 4 साल का बच्चा बर्ड फ्लू के इस स्ट्रेन से पीड़ित था, जिसे अभी अस्पताल में छुट्टी मिल गई है। इससे पहले आपको बता दें कि साल 2019 में भी WHO ने भारत में बर्ड फ्लू H9N2 स्ट्रेन का पहला केस कंफर्म किया था। बीते कुछ महीनों में दुनिया के अलग अलग देशों में बर्ड फ्लू के अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं। अमेरिका, चीन और भारत समेत कई देशों में बर्ड फ्लू के केस मिले हैं। आमतौर पर ये वायरल पक्षियों के या जानवरों में फैला रहता है। हालांकि बीते कुछ सालों में इंसानों में भी इसके कई मामले देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के साथ पब्लिक की खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।